अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्लज एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेशन ऑफ स्लज, कंपोजिशन, पर्पस एंड एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ स्लज, स्लज ट्रीटमेंट टेक्निक्स, इन तमाम पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्लज? स्लज है क्या? स्लज इज अ सेमी सॉलिड स्लरी collected from the treatment in wastewater treatment plant. वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के दौरान जो सेमी सॉलिड स्लरी मटेरियल हासिल होता है उसे स्लज कहते हैं। वेस्ट वाटर में से अगर वाटर को अलग कर दिया जाए तो सेमी सॉलिड विस्कस सा जो मटेरियल होगा वो स्लज कहलाता है। हर शख्स हर रोज़ 2 से 3 लीटर तक स्लज प्रोड्यूस करता है और अगर वेस्ट वाटर को देखा जाए तो वेस्ट वाटर में 1 से 2% तक स्लज वेट स्लज मौजूद होता है, जबकि ड्राई कंटेंट स्लज का 0.25 से 12% होता है। ओवरऑल जो स्लज होता है वो 60 से 70% तक ऑर्गेनिक मैटर पर कंसिस्ट करता है, यानी कि स्लज में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होता है, बल्कि ज़्यादातर स्लज होता ही ऑर्गेनिक मैटर है। कंपोजिशन देखते हैं। Sludge is composed of toxic organic substances, trace amount of heavy metals, inorganic waste, pathogens, plant nutrients, organic chemicals. ये तमाम चीज़ें मिलकर स्लज बनाती हैं। अब स्लज में ऑर्गेनिक मैटर और पैथोजेंस भी मौजूद होते हैं, तो इसलिए स्लज बहुत फाउल और अनप्लेजेंट स्मेल रखता है और पैथोजेंस की मौजूदगी की वजह से अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये डिज़ीज़ कॉज करता है, बहुत सी डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए स्लज की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। पर्पस और एप्लीकेशंस देखते हैं। प्रोवाइड पार्शियल रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र्स। ट्रीटमेंट के बाद स्लज बहुत वैल्यूएबल साबित होता है। ये एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स परचेज़ नहीं करनी पड़ती। जनरली अप्लाइड टू फॉरेस्ट सॉइल, एग्रीकल्चरल सॉइल, डेडिकेटेड लैंड डिस्पोजल साइट्स। आमतौर पर ये फॉरेस्ट सॉइल, एग्रीकल्चरल सॉइल और डेडिकेटेड लैंड डिस्पोजल साइट पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि ये वहाँ क्योंकि इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं, इसीलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। यूज्ड एज सॉइल कंडीशनर फॉर वेजिटेबल गार्डन्स, लॉन्स, गोल्फ कोर्स, पार्क्स। अब अगर इन तमाम एरियाज़ की लैंड पर इसे स्प्रेड किया जाए तो ये वहाँ की सॉइल के लिए अच्छा कंडीशनर साबित होता है और वहाँ की वेजिटेशन ख़ुसूसन ग्रास के लिए एक अच्छा कंडीशनर साबित होता है। ट्रीटमेंट के बाद इसको सी में डिस्पोज किया जाता है, लैंड फिल्स में, लेग्यूम्स में और या फिर इंसिनरेशन के ज़रिए ऐश में कन्वर्ट करके भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेग्यूम्स क्या होते हैं? ये भी ये ज़मीन में गड़ों की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर स्लज को सेपरेट किया जाता है और फिर सनलाइट की मौजूदगी में स्लज में मौजूद जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह स्लज को लेस हार्मफुल बनाया जाता है। लेगून्स को ऑक्सीडेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। टाइप्स देखते हैं स्लज की। बेसिकली स्लज की 2 टाइप्स हैं, रो स्लज और प्राइमरी स्लज, और सेकंड है सेकेंडरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान प्राइमरी क्लैरिफायर में जो स्लज प्रोड्यूस होता है उसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द स्लज अमेसिंग एट द बॉटम ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन बेसन इज प्राइमरी स्लज। प्राइमरी क्लैरिफायर में, जिसे प्राइमरी सेडिमेशन टैंक या फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक भी कह सकते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि ग्रेविटी या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन। इन मैकेनिकल टेक्निक्स की वजह से जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और बॉटम में आके बैठ जाते हैं। इस बॉटम लेयर को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं।
Secondary sludge is the activated waste biomass resulting from biological treatment of wastewater. अब सेकेंडरी स्लज एयरेशन टैंक में और सेकेंडरी क्लैरिफायर में प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी स्लज बायोकेमिकल प्रोसेसेस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। अ वेरी लिटल डिकम्पोजिशन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। सेकेंडरी स्लज को एक्टिवेटेड स्लज भी कह सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में माइक्रोबियल फ्लोक मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल फ्लोक की मौजूदगी की वजह से हम सेकेंडरी स्लज को एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर बायोकेमिकल प्रोसेसेस ड्यूरिंग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस के नतीजे में हासिल होता है सेकेंडरी स्लज। एयरेशन मस्ट कंडीशन है सेकेंडरी स्लज की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये तमाम काम एरोबिकली होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एयरेशन टैंक होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली एयर एंटर हो रही होती है और जो माइक्रोब्स होते हैं वो इस एयर की मौजूदगी में, इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह हमें बॉटम में एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज मिलता है। सेकेंडरी स्लज कंटेन्स अबाउट 100% ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोबियल फ्लोक। सेकेंडरी स्लज में तकरीबन 100% तक ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल फ्लोक मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्लज में हम सस्पेंडेड सॉलिड और इनऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट अभी भी मौजूद होता है उस वेस्ट वाटर में। तो सेकेंडरी क्लैरिफायर में आने वाले फ्लूइड में से हम ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल फ्लोक को अलग करते हैं। फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। इससे आपको पता चलेगा कि स्लज हमें कहाँ कहाँ से और किस तरह हासिल होता है। प्राइमरी क्लैरिफायर देखें यहाँ पर। प्राइमरी क्लैरिफायर यहाँ पर मैकेनिकल टेक्निक्स के ज़रिए सस्पेंडेड सॉलिड और इनऑर्गेनिक ज़्यादातर वेस्ट को बॉटम में जमा कर लिया जाता है। ये बॉटम लेयर बाद में सेपरेट कर ली जाती है। ये हमारा प्राइमरी स्लज होता है। जो बाकी वेस्ट वाटर है वो एयरेशन टैंक में एंटर होता है और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एयर आ रही होती है एयरेशन टैंक में, और एरोबिकली जो भी बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, पैथोजेंस होते हैं वो डिकम्पोजिशन करते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेसेस मुख्तलिफ करते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है इस लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, दूसरी फॉर्म में। यहाँ सेकेंडरी क्लैरिफायर में ये सारे तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी क्लैरिफायर में हमें मिलता है सेकेंडरी स्लज। सेकेंडरी स्लज में कुछ स्टेबलाइज स्लज होता है और कुछ एक्टिवेटेड स्लज होता है। जो स्टेबलाइज्ड स्लज होता है वो हम वैसे ही विदड्रॉ कर लेते हैं, जबकि एक्टिवेटेड स्लज को रीसाइक्लिंग में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में मैंने आपको कहा कि रिच अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, तो वो माइक्रोब्स दोबारा एयरेशन टैंक में डाले जाते हैं। उनको एयरेशन टैंक में दोबारा एंटर करने से होता ये है कि जो प्रोसेस हो रहा होता है बायोकेमिकल वो स्पीड अप हो जाता है। ऑलमोस्ट 30 टाइम ज़्यादा स्पीड से वो तमाम प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स की तादाद जो बढ़ गई है, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट अपना तमाम काम, अपने तमाम रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। तो इस तरह एक्टिवेटेड स्लज रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजरता रहता है और हमें फाइनली अपना वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी क्लैरिफायर और सेकेंडरी क्लैरिफायर से हमें स्लज मिला है, एक प्राइमरी स्लज और दूसरा एक्टिवेटेड स्लज। ये दोनों स्लज
बेसिकली है तो स्लज ही। अब ये स्लज ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोजेबल हो जाएंगे, हम इन्हें इजीली डिस्पोज कर सकते हैं, ये लेस हार्मफुल हो जाएंगे। लेकिन डिस्पोजल से पहले स्लज को मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए हार्मलेस बनाया जाता है। इन टेक्निक्स में थिकनिंग, डाइजेशन, कंडीशनिंग, डीवाटरिंग, हीट ड्राइंग और इंसिनरेशन शामिल है। पहली चार जो टेक्निक्स हैं, थिकनिंग, डाइजेशन, कंडीशनिंग, डीवाटरिंग, इन टेक्निक्स के बाद स्लज इस काबिल हो जाता है कि उसे डिस्पोज किया जा सके, या फिर उसे मैन्योर के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जो बाकी दो टेक्निक हैं, हीट ड्राइंग या सिंपली ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग भी कह सकते हैं, या फिर इंसनरेशन, इसके ज़रिए स्लज का लिक्विड पोर्शन है वो मज़ीद कम किया जाता है और इसे पाउडर या फिर ऐश फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पहली टेक्निक देखते हैं, थिकनिंग। Thickening increase the solid content of sludge by removing a portion of liquid fraction. थिकनर में होता ये, थिकनर ये डायग्राम में आपको थिकनर नज़र आ रहा है, इसमें होता ये है कि मुख्तलिफ मैकेनिकल टेक्निक्स की वजह से, फिज़िकल टेक्निक्स की वजह से, जैसे कि ग्रेविटी मेथड या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए पानी को अलग कर दिया जाता है और स्लज मज़ीद थिक हो जाता है, नीचे से अलग कर लिया जाता है वो, क्योंकि वो बॉटम में बैठ जाता है। इस तरह स्लज के अंदर से लिक्विड को रिमूव किया जाता है। कंसीडरेबल अमाउंट में जो लिक्विड है वो थिकनिंग के ज़रिए स्लज में से रिमूव हो जाता है। डन बाय फिजिकल मीन्स, कुछ मीन्स हैं जिसके ज़रिए से थिकनिंग होती है, उनमें को सेटलिंग, ग्रेविटी सेटलिंग, फ्लोटेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन एंड रोटरी ड्रम, ये तमाम टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से थिकनिंग का प्रोसेस होता है। इट इज़ बेनिफिशियल टू सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। थिकनिंग के ज़रिए जो आगे होने वाली टेक्निक्स हैं जिनसे स्लज को पास होना होता है वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। स्लज डाइजेशन, नेक्स्ट टेक्निक है स्लज डाइजेशन। इसे हम स्लज स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रोडक्ट। अब स्लज डाइजेशन एरोबिकली भी हो सकती है और एनारोबिकली भी हो सकती है। डिकम्पोजिशन, स्लज डाइजेशन में ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है। इस डिकम्पोजिशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो स्लज डाइजेशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर हमें स्टेबल फॉर्म में मिलेगा और स्लज डाइजेशन से स्लज का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करता है और BOD रिड्यूस होती है। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रेडिली डीवाटर एंड इजी टू ड्राई। स्लज डाइजेशन के बाद स्लज रेडिली डीवाटर भी हो सकता है और इसे ड्राई करना भी आसान रहता है, में भी आसानी होती है। रिड्यूस पैथोजेंस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, इस वजह से पैथोजेंस भी कम हो जाते हैं। रिकवर एंड प्रोडक्ट एज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका सबसे अहम फ़ायदा है। स्लज डाइजेशन से हमें बायोगैस हासिल होती है जो कि बहुत मुफीद है। रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ स्लज, मैंने पहले बताया स्लज का वॉल्यूम कम हो जाता है। स्लज स्टेबलाइजेशन कैन बी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरीक़ों से स्लज डाइजेशन की जा सकती है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल और कॉमन एनारोबिक स्लज डाइजेशन है। नेक्स्ट टेक्निक है कंडीशनिंग। It is the process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to prepare the sludge for dewatering process. कंडीशनिंग क्यों की जाती है? कंडीशनिंग के दौरान हम स्लज के अंदर बहुत से केमिकल्स ऐड कर देते हैं, या फिर बहुत से फिज़िकल मीन से स्लज को मज़ीद कंडीशन करते हैं। इससे होता ये है कि जो स्लज है वो डी वाटरिंग के प्रोसेस में ज़्यादा एफिशिएंटली, हमें अपना रिज़ल्ट ज़्यादा एफिशिएंटली मिलता है डी वाटरिंग के प्रोसेस में। बाद में होने वाले तमाम प्रोसेसेस को कंडीशनिंग एड करती है।
अब कंडीशनिंग दो किस्म की होती है, केमिकल कंडीशनिंग, फिजिकल कंडीशनिंग। केमिकल कंडीशनिंग में हम बहुत से केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोगुलेंट्स, ferric chloride, copras, alum and lime are used for conditioning of sludge. Salt of iron are most common coagulant for sludge conditioning. ये तमाम केमिकल्स हैं जो स्लज कंडीशनिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से साल्ट ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिज़िकल कंडीशनिंग, जिसे हम इलूट्रिएशन भी कहते हैं। वैसे तो इलूट्रिएशन का मतलब होता है क्लीनिंग, लेकिन स्लज एनालिसिस में यहाँ पर इससे मुराद ये है कि स्लज को वॉश वाटर के साथ ट्रीट करवाया जाता है। वॉश वाटर स्लज की असल अमाउंट से 2 से 6 गुना तक ज़्यादा लिया जाता है। इससे होता ये है कि जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्लज होता है, स्लज कंपोनेंट्स होते हैं, वो स्लज सेपरेट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डीवॉटरिंग। स्लज ड्राइंग बेड्स इज मोस्ट कॉमन वे टू कैरी आउट डीवॉटरिंग। स्लज ड्राइंग बेड इस्तेमाल किया जाता है डीवॉटरिंग के ज़रिए। स्लज को इन ड्राइंग बेड के ऊपर सेपरेट किया जाता है, जिससे इवेपोरेशन के ज़रिए जो स्लज में मौजूद वाटर होता है, ये वो रिमूव किया जाता है। डीवॉटरिंग और थिकनिंग काफ़ी सिमिलर प्रोसेसेस हैं, दोनों में वाटर ही का रिमूवल ही किया जाता है। डीवॉटरिंग में होता ये है कि स्लज को एक वाइड एरिया पर सेपरेट किया जाता है, जैसे कि स्लज ड्राइंग बेड्स, और या फिर ड्रेनेज के ज़रिए या फिर इवेपोरेशन के ज़रिए इनका जो वाटर है, स्लज का जो वाटर है वो कम हो जाता है। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें कई हफ्ते लग जाते हैं। इनकी जो मुतबादिल टेक्निक्स हैं डीवॉटरिंग में, स्लज ड्राइंग बेड के अलावा, वो सेंट्रीफ्यूजेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है या फिर रोटरी ड्रम वैक्यूम फ़िल्टर के ज़रिए भी किया जा सकता है। ये तमाम टेक्निक्स भी डीवॉटरिंग के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि कंडीशनिंग कैसे होती है। कंडीशनिंग टैंक में कंडीशनिंग कैसे हो रही है। मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि स्लज को कंडीशन करते हैं, और डी वाटरिंग के बाद हाँ स्लज हमें स्लज केक की फॉर्म में मिलता है डी वाटरिंग के बाद, और जो फिल्ट्रेट है वो सेपरेट कर लिया जाता है। डी वाटरिंग की टेक्निक, डी वाटरिंग की टेक्निक के बाद स्लज इस काबिल हो जाता है कि उसे डिस्पोज किया जाए, क्योंकि अब उसमें लिक्विड की अमाउंट भी पहले से कम हो गई है, लेकिन अभी भी मौजूद होता है लिक्विड, तो इसे मैन्योर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें इसे मज़ीद पाउडर की फॉर्म में, ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम हीट ड्राइंग और इंसिनरेशन करते हैं। हीट ड्राइंग, sludge is heated in a furnace to reduce moisture. The temperature inside furnace is kept up to 350 डिग्री सेल्सियस। फर्नेस के अंदर 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया जाता है और स्लज को हीट किया जाता है, जिसकी वजह से उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। इंसिनरेशन में क्या होता है, व्हेन द स्लज इज डेंस एंड कंटेन मोर देन 30% सॉलिड, अभी भी हमारे पास जो स्लज मौजूद है उसमें 30% सॉलिड है और बाकी मॉइस्चर है, वाटर है, सेमी सॉलिड फॉर्म में अभी भी। तो इंसिनरेशन का प्रोसेस किया जाता है। इंसिनरेशन के लिए ख़ास किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत कॉस्टली होता है। इंसिनरेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्लज को डील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्लज में ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होते, इसलिए उन्हें हम इंसिनरेशन के ज़रिए ऐश में ही कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारा बाकी स्लज है दूसरा, उसके अंदर अच्छी खासी अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं मैन्योर के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर। इंसिनरेशन के ज़रिए स्लज को बिल्कुल पाउडर ऐश फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया।